आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन हँसी-खुशी के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की क्लासिक फ़िल्म परिंदा की, जो रिलीज़्ड हुई थी 1989 में, 1989। और इस फ़िल्म को कई ख़ास कारणों से याद रखा जाता है। वेल, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की यह फ़िल्म ना केवल उस समय के सिनेमा को नया आयाम देती है, बल्कि कई दिलचस्प किस्सों और तथ्यों के बारे में भी ये बताती है। मैं आपको यहाँ कुछ मज़ेदार और कुछ दिलचस्प बातें बताने के लिए आया हूँ। वेल, अगर हम लोकेशंस की बात करें कि भाई कहाँ पर परिंदा की शूटिंग हुई थी, तो परिंदा की जो शूटिंग थी वो रियल लोकेशंस पर हुई थी और मुंबई में ही फिल्म का जो पार्ट थे काफ़ी सारे, यानी 90% से ज़्यादा फिल्म लोकेशन मुंबई ही थी। परिंदा की शूटिंग मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, धोबी घाट और असली जो चाल्स होती हैं ना, जो मकान होते हैं वहाँ पर, झुग्गी-झोंपड़ियाँ और इस टाइप के, इससे फिल्म को एक रियलिज़्म का टच मिला। यानी फिल्म में चार्ल्स का यूज़ किया, क्योंकि फिल्म की जो कहानी थी वो उसी प्रकार की थी। और ये जो चाल कल्चर था ना, ये उस समय की फिल्मों में दिखता नहीं था। उस समय गैंगस्टर पर फिल्में बनती थी, हाथ में बंदूक या हथियार पकड़े हुए हीरो होते थे और वो पोस्टर्स पर भी दिखाई देते थे। आज की तारीख में वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो इस फिल्म में एक अलग तरह का रियलिज्म था। इसमें जो आंसू थे वो भी असली थे। एक भावुक सीन में नाना पाटेकर का किरदार, जो कि अपनी पत्नी की मौत पर रोता है। वेल, शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा और ये जो कलाकार होते हैं, यानी ये जो किरदार होता है जो अपनी पत्नी की मौत पर रोता है, नाना, इनके बीच में आपस में एक झगड़ा हो गया था और जिसकी असली वजह जो थी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस सीन में जो आंसू थे ना, वो नकली नहीं थे, वो भी असली ही थे। इस अनोखे एक्सपीरियंस से इस फिल्म में एक खास किस्म को बढ़ावा मिला, एक खास इमोशन को इंटेंसिटी मिली। यह भारत की पहली एंटी गैंगस्टर फिल्म थी। परिंदा को भारत की पहली एंटी गैंगस्टर फिल्म मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय की ज़्यादातर गैंगस्टर फिल्मों में जो अपराधी होते थे, आतंकवादी होते थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाता था। यानी लोग बागों को लगता था यार ये ज़िंदगी अच्छी है, इस ज़िंदगी को जीना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन परिंदा एक ऐसी मूवी थी कि जो उस समय की जो और फिल्म्स थी जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन ये जो फिल्म थी इसने अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर इस चलन की कड़वी सच्चाई को दर्शकों के सामने बखूबी दिखाया। आपने इस फिल्म को देखा होगा कि अंत इस फिल्म का कैसा होता है। कुछ भी किसी के हाथ नहीं आता। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। तो इस फिल्म में गैंगस्टर कल्चर को डी ग्लोरीफाई किया था, जबकि उस समय की जो फिल्में होती थीं, उस समय अपराधियों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था। वेल, जहाँ तक ऑस्कर एंट्री की बात है, इस फिल्म को 1990 में भारत की तरफ से ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी के लिए भेजा गया था। हालांकि यह फिल्म ऑस्कर में तो नॉमिनेट नहीं हुई, लेकिन इसकी क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सराहा गया था।
अगर हम बात करें इसमें स्टार कास्ट की, तो इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर जिनका मैं जिक्र ले चुका हूँ, और जैकी श्रॉफ थे। और उनके अलावा बहुत सारे कलाकार थे, जैसे सुरेश ओबराय, और भी कई कई कलाकार थे। अनुपम खेर, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी उस समय कमाल कर रही थी, जिसकी शुरुआत फिल्म अंदर बाहर 1984 से हो चुकी थी। युद्ध 1986-85 में आई थी। काला बाजार, राम लखन, कितनी ही फिल्में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की एक साथ आपने देखी होगी। और उसी एक कड़ी में ये फिल्म भी थी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की, जिसका नाम था ये जो फिल्म जो बता रहा हूँ, इसका नाम परिंदा था। और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि लोग बाग विधु विनोद चोपड़ा की एक या दो फिल्म की बात करते हैं। 1942 लव स्टोरी की बात करेंगे, या कभी कोई मिशन कश्मीर की बात करेंगे, या कोई और फिल्म, जैसे पुरानी कुछ फिल्म थी, जैसे खामोश एक फिल्म थी, आजकल लोग बाग उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक फिल्म आई थी जिसका नाम था परिंदा। इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, वो समय ऐसा था कि अगर अनिल कपूर किसी के साथ में दिखाई दे रहे थे तो वो जैकी श्रॉफ के साथ दिखाई दे रहे थे। इस फिल्म में दोनों ने भाइयों का किरदार निभाया था। एक भाई कैसा, दूसरा भाई कैसा, लेकिन बाद में दोनों एक जैसे दिखने लगे थे फिल्म में। और इस फिल्म में जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक मोड़ पे जाकर के वो फिल्म ख़त्म हो गई। और इन दोनों की केमिस्ट्री ने इस फिल्म में एक अलग ही किस्म की जान डाल दी थी। एक फिल्म अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। परिंदा को विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म के कुछ हिंसात्मक और इमोशनल सीन्स को देखने के बाद में कई फिल्म मेकर्स इस फिल्म को एक मास्टरपीस मानते हैं। जहाँ तक हम अगर बात करें म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की, तो परिंदा का म्यूज़िक आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा ने दिया था। ख़ास तौर से इस फिल्म के जो गाने थे, दो गाने, तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, और प्यार के मोड़ पर, छोड़ोगे जो राहें मेरी, तुमको ढूंढेंगी ज़माने में निगाहें मेरी। और एक गाना था दोस्ती पर, कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी है वो खुशी है हमारी। इस तरह के कई गाने थे, बहुत अच्छे गाने थे। हालांकि तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, ये जो गाना था ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और वहीं अगर फिल्म के बैकग्राउंड का स्कोर की हम बात करते हैं, तो कहानी के इमोशंस को गहराई से पकड़ करके ये म्यूज़िक पूरी फिल्म को इंटरप्रेट करता है। और ख़ास तौर पर मुझे एक जो इसमें एक टच आता है, बांसुरी का यूज़ इस फिल्म में खतरनाक तरीके से किया गया। बांसुरी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको जब भी कभी बजाया गया तो हमेशा फीलिंग अच्छी आई। एक नैसर्गिकता या प्रकृति से जोड़ती है बांसुरी की आवाज़। लेकिन इस फिल्म में अगर आप बांसुरी को सुनेंगे, कब, जब नाना पाटेकर पर्दे पर अवतरित होते हैं, उस समय अगर आप बांसुरी को सुनेंगे तो वो बड़ा ही ट्रेजिकल लगेगा। ऐसा लगेगा कि रोम में नीरो अगर बांसुरी बजाता होगा तो वो उस तर्ज पर बजाता होगा। खैर, पंचम दा का इस चीज़ में महारत थी कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जो उसकी सो कॉल्ड फिलॉसफी होती थी, तथाकथित जिस चीज़ के लिए माना जाता था वो इंस्ट्रूमेंट, वो वाद्य यंत्र, उस फिलॉसफी को वो तोड़ देते थे, बल्कि विपरीत बना देते थे उस फिलॉसफी को। इस फिल्म को आप देखिएगा और इस चीज़ को नोटिस जरूर कीजिएगा। नाना पाटेकर का अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, जिसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब नाना पाटेकर इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो भाई वो सब पर भारी पड़ जाते हैं। परिंदा में नाना पाटेकर ने एक विलेन का किरदार निभाया था, जिसने अपनी पत्नी को जला दिया था। उसके बाद में कुछ उसने इस तरह की ड्रामेबाजी की, उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ।
जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उनके किरदार की खतरनाक और मनोवैज्ञानिक गहराई ने फिल्म को एक अलग लेवल दे दिया था। परिंदा का कई लोगों को मतलब नहीं पता होता, लेकिन फिल्म का नाम परिंदा एक तरीके का सिंबलिज्म है, एक रूपक है जो फिल्म के किरदारों के जीवन की उड़ान और उनके संघर्ष को दर्शाता है। फिल्म में किरदार अपने तरीके से जिंदगी की उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोशिश सिर्फ कोशिश ही रहती है। उसको कोई भी असलियत का जामा ये लोग कोई भी पहना नहीं पाते हैं। लेकिन उनके रास्ते में आने वाली, जैसा कि मैंने बताया, कि जो मुश्किलें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनकी कोशिशों पर हर बार पानी फेर देती हैं, और अंत में जो कहानी का अंत जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो बड़ा ही दुखद होता है। इन दिलचस्प तथ्यों के साथ परिंदा न केवल एक फिल्म है, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, जिसने रियलिस्टिक और हार्ड हिटिंग सिनेमा की नींव रखी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा जिसकी मैं बात आपको शुरू में कर चुका हूँ, वो किस्सा कुछ इस प्रकार था कि विनोद चोपड़ा, यानी जिसको हम बोलते हैं विधु विनोद चोपड़ा, और नाना पाटेकर का जो संगम था इस फिल्म में, वो किस तरह से हुआ, वो बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया है। तो बॉलीवुड का एक फायर क्रैकर स्टोरी है। यानी अगर हम विधु विनोद चोपड़ा की बात करते हैं और नाना पाटेकर की बात करते हैं, तो उनका जो साथ है ना, वो ऐसा है जैसे आग और बारूद का। लेकिन उसके बावजूद भी इस आग और बारूद ने जो धमाका किया परिंदा में, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। हाल ही में, यानी अब हाल ही में बोलूँगा तो ऐसा लगता है कि ये किस्सा विधु विनोद चोपड़ा ने कल ही बताया, लेकिन सारेगामा के मंच पर एक बार विधु विनोद चोपड़ा ने आदित्य नारायण, जो कि होस्ट होते हैं उस प्रोग्राम के, उसमें फिल्म के इसी किस्से के ऊपर बात की थी कि किस प्रकार परिंदा फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर के साथ उनकी क्या केमिस्ट्री रही थी, क्या उनके अनुभव होते थे। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कुछ ऐसे किस्से सुनाए कि वहाँ सबकी हंसी ही छूट गई। अब एक किस्सा उन्होंने ये बताया था कि चोपड़ा साहब पहले नाना पाटेकर को एक प्ले होता था, प्ले का नाम था पुरुष, उसमें देख चुके थे। और अधिकांश तौर पर जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, किसी भी कलाकार को साइन करने से पहले उसकी कोई ना कोई जो उसकी परफॉर्मेंस है वो किसी ना किसी रूप में देखते हैं। तो उनका जो प्ले था उसका नाम था पुरुष, वो देखा, नाना पाटेकर का प्ले देखा, किसने? विधु विनोद चोपड़ा ने। और वो उनके पास आए, और वहाँ नाना पाटेकर बड़े शांत और सभ्य आदमी की तरह पेश आए। किससे? विधु विनोद चोपड़ा से। मतलब कश्मीर से आए सीधे साधे सज्जन की तरह लग रहे थे, और जो कभी भी गाली गलौज करते ही नहीं थे, बड़े सीधे साधे लग रहे थे नाना पाटेकर। किसको? विधु विनोद को। लेकिन परिंदा फिल्म की शूटिंग में जैसे ही वो आते हैं, उन्होंने गाली देने का ऐसा लगा कि कोई कोर्स ही ज्वाइन कर लिया है, यानी कोई भी बात बिना गाली के कहते ही नहीं थे। अब विधु विनोद चोपड़ा साहब कहते कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी से कैसे पेश आऊँ, ये तो हर बात में गाली बक रहा है, तो मैं इस आदमी को डायरेक्ट कैसे करूँगा। और नाना पाटेकर के बारे में तो वैसे भी बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें हैं कि साहब नाना पाटेकर बड़े मिजाजी हैं, तो तुनक मिजाजी हैं, सॉरी। तो विधु विनोद चोपड़ा को भी लगा यार ये आदमी हर बात में तो गाली बक रहा है, अब इसको मैं डायरेक्ट करूँगा कैसे। तो विधु विनोद चोपड़ा कहते हैं कि फिर इस चक्कर में मुझे भी गाली देने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। और विधु विनोद चोपड़ा उससे पहले बताते हैं कोई गाली वाली नहीं देते थे, लेकिन ये एक ऐसा शख्स मिला उनको, नाना पाटेकर, जिसकी वजह से उनको अपनी आदत में ही तब्दीली करनी पड़ी। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक इमोशनल सीन है, वही इमोशनल सीन कि नाना को रोना था और पूरी दिन शूटिंग हो चुकी थी, और उसके बाद में वो रात का समय था, और नाना पाटेकर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई बस मैं अब थक गया हूँ और मैं घर जा रहा हूँ।
तो विदु चोपड़ा ने भी थोड़ा मजाकिया अंदाज में कह दिया कि ठीक है, आप घर जा सकते हैं, लेकिन मेरे इस सेट के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है ना, वो सब तुम्हें ही भरना पड़ेगा। अब इस बात पर नाना चिढ़ गए और उनका गुस्सा एकदम से सातवें आसमान पर चला गया और अगले ही पल दोनों के दोनों आपस में गाली गलौज करते हुए भिड़ गए, क्योंकि दोनों ने अब गाली गलौज में पीएचडी कर रखी थी। अब हालत ये हो गई कि चोपड़ा साहब ने नाना का कुर्ता ही फाड़ दिया। पर्टिकुलर इस सीन में आप देखेंगे कि नाना पाटेकर का कुर्ता फटा हुआ है। अब वो फटा हुआ कुर्ता है तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट में ही फटा हुआ है, लेकिन वो कुर्ता फटा हुआ है और मजबूरी ये थी कि उस समय कोई कुर्ता दूसरा था नहीं। अब देखिए कि ये जो शॉट है ये नाना पाटेकर ने बनियान में किया है, लेकिन कुर्ता फटने की वजह से ये शॉट हुआ है। और कुर्ता किसने फाड़ा? ये आपस में जो उनमें गुत्थम गुत्था हो गई थी, दोनों में मल्ल युद्ध टाइप का हो गया था, उसमें विदु विनोद चोपड़ा ने नाना पाटेकर का कुर्ता ही फाड़ दिया था। अब ये सारी चीज़ें देख कर के वहाँ पर कुछ पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगी थी सेट पर, तो उनके पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए और वो सोचे यार ये क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में पहलवानों की तरह मल्ल युद्ध कर रहे थे। अब उसी समय कैमरामैन जो इनके थे विनोद प्रधान, उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए इनका मूड को डाइवर्ट किया और वो चिल्लाए कि भाई कैमरा तैयार है, एक्शन। और बस चोपड़ा साहब ने फट से आकर के वो फ्रेम छोड़ दिया और नाना अपनी एक्टिंग में लग गए बिना कुर्ते के, और बनियान में ही उन्होंने सीन दे दिया। और आप देखिए इस सीन में जो नाना पाटेकर की आंखों में जो आंसू हैं वो बिना ग्लिसरीन के आंसू हैं, बिना फीलिंग के आंसू हैं। असल में ये आंसू ये दोनों में जो युद्ध चल रहा था ना, इस वजह से निकल रहे थे। और वो गुस्सा और वो थकान, वो सारी चीज़ें वो आंसू से मिला हुआ ये जो सीन है ना, आपको लगता है कि ये सीन बड़ा ही एक बड़ा प्यारा सा सीन है और एक ज्वलंत सीन है, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत थी ना वो ये थी कि उनमें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी। इसलिए वो पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्शन इस सीन में नाना पाटेकर का वो रियल रिफ्लेक्शन था। ये सीन बहुत अच्छे तरीके से वन टेक ओके हुआ, शूट खत्म हुआ और शूट खत्म होते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नाना पाटेकर बोले भाई मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, तो इस पर विदु विनोद चोपड़ा भी हंस करके बोले कि यार मैं भी तेरे साथ थोड़ा सा नर्वस हो गया था। और इस तरह इस जोड़ी की भिड़ंत और हंसी मजाक में फिल्म परिंदा बनी, जो अब भी बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में आपके साथ में फिर से रूबरू होता हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त को, अपने होस्ट को आज्ञा दीजिए। मैं हूँ हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।